फ्रेंड्स, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़ को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं 38 पार्ट पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, बिना देर किए चलते हैं आज के मुख्य क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मुख्य क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के हटने के बाद वहाँ पर अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 भी लागू हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्म फोर्सेस के लिए सी केतकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको सरकार के द्वारा 3 मुख्य रिकमेंडेशंस को मान लिया गया है, तो ये क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में जो टेक्निक अपनाई जा रही है, लीज़ा टेक्निक, वो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे एटलस वी रॉकेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए अमेरिका के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। तो ये रॉकेट किससे रिलेटेड है, क्योंकि अमेरिका और चाइना में लगातार कोल्ड वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में रॉकेट जो है कितना लाभकारी सिद्ध होगा अमेरिका के लिए, क्या है, उसको भी हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मुख्य क्वेश्चन के बारे में। आज का मुख्य क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर। तो आपको बताना है कि निम्न जो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है प्रत्येक वर्ष 27 मई को ये विश्व भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में हाइपरटेंशन के संदर्भ में अवेयरनेस लाना है। इसकी थीम 2020 की है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो आपको बताना है इन तीनों कथन में से कौन से कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। हाँ जी, अब हम देखते हैं अपने पहली वाली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है। हमने क्वेश्चन पूछा था खेल पुरस्कारों के संदर्भ में, कि खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं। अंकिता रैना ने एशियाई खेल 2018 में महिला एकल कांस्य पदक जीता था। दूसरा कथन था इन्हें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार के नहीं बल्कि अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित, नॉमिनेटेड किया गया है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। हमने आज लिया है तनु बेनीवाल जी के आंसर को। तो हाँ जी, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। जिन भी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स से जुड़ी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आएँ, क्योंकि आपके सिलेबस में पर्सनैलिटीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पर्सनैलिटीज़ को भी हम यहाँ पर टच करते रहेंगे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। हाँ जी, अंकिता रैना जी जो हैं वो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ, और ये 1993 में इनका जन्म हुआ। एक इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, क्लियर टेनिस प्लेयर हैं। करंट में इनकी पोजीशन भारत में नंबर 1 है। वुमेन सिंगल्स में 2013 से, और डबल्स में 2019 से। किस में? टेनिस में। वेरी गुड। रैना जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन सिंगल्स में और मिक्स डबल्स में 2016 साउथ एशियन गेम्स में, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सिंगल्स में 2018 में एशियन गेम्स में। तो यही हमारे कथन पहला था, जो कि करेक्ट था। इसको हम थोड़ा सा और लर्न करने के हिसाब से और इजी बनाने के हिसाब से हमने यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा जी को भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, क्योंकि अब सानिया मिर्ज़ा को सभी लोग जानते हैं कि टेनिस से जुड़ी हुई हैं। तो रैना और सानिया मिर्ज़ा, यानी अंकिता रैना और सानिया मिर्ज़ा, 2 ऐसी प्लेयर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में जो है वो सिंगल्स जीते हैं टेनिस में। क्लियर है? तो आप अब अच्छी से इसको लर्न कर पाएंगे। हाँ जी, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अंकिता रैना जी को नॉमिनेट किया है, और डीबी सहारन को नॉमिनेट किया है अर्जुन अवार्ड के लिए। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी हम देखते हैं अर्जुन अवार्ड होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स एक टॉपिक दिया गया है, तो स्पोर्ट्स में लेकर भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं जी। कि अर्जुन अवार्ड जो है वो एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, हर साल दिया जाता है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी स्पोर्ट पर्सन खेलते हैं, प्लेयर खेलते हैं, उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। ये दिया जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें कैश प्राइज़ तो होता ही है, इसके साथ साथ इन कैश प्राइज़ होता है 5 लाख का। इसके साथ साथ अर्जुन की एक प्रतिमा भी दी जाती है। अर्जुन, हमें पता है कि अर्जुन जो है बहुत ही धनुर्विद्याधारी थे, और अर्जुन की प्रतिमा ही है इसमें, जिसमें उनको जो है धनुष बाण लेकर दिखाया गया। उन्होंने मछली की आंख पर निशाना मारा था। हाँ जी, अब बात आती है कि अर्जुन अवार्ड जो है किस किस को दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप डिसिप्लिन्स एंड क्रिकेट,
और कोई भी इसके इक्विवेलेंट जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसमें यदि पदक जीता जाता है तो उनको जो है अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया जाता है। क्लियर है एकदम। तो अंकिता रैना जी कौन है, टेनिस प्लेयर हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट है, इसके बाद अर्जुन पुरस्कार क्या होते हैं, किसको दिए जाते हैं, कब से इस्टेब्लिश किए गए, क्यों दिए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सबको हमने देखा। आइए अब हम बात करते हैं आज की पहली और मुख्य न्यूज़ के ऊपर। हमारी पहली न्यूज़ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 को लेकर। देखिए हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर निवास करने वाला व्यक्ति के या वहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यानी वहाँ पर जो निवास करने वाला व्यक्ति कौन होगा, इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए रूल्स ला दिए गए हैं। क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को अब 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर जो है वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स लाए गए हैं वो जम्मू और कश्मीर के लिए लाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को नौकरी के लिए आवेदन करना है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो यहाँ पर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पर रहने वाले निवासी हैं जिनको बहुत सारे विशेषाधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वो जब कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या इसकी प्रोसीजर होंगी, उसको इसके अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 15 दिनों की समाप्ति उसकी होगी, जिसके बाद जो अपीलिएंट जो आवेदक होगा उसको यदि मान लो उसको 15 दिन के अंदर जो है पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है तो एक जो है वो एक अपीलिएंट अथॉरिटी जो है उसे संपर्क कर सकता है। यानी आपने आवेदन किया, आपको 15 दिन के भीतर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ तो अपीलिएंट अधिकारी के पास आप जाएंगे। तो अपीलिएंट अधिकारी जो है वो जारी करने वाली प्राधिकारी को निर्णय उसके लिए निर्णय देगा और उसके द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो बाध्यकारी होगा। यहाँ पर जो अपीलिएंट प्राधिकारी होगा उसके आदेशों को 7 दिनों के भीतर जो है इस जारी करने वाले प्राधिकारी को मानना होगा। यदि वो नहीं मानता है, उसमें चूक करता है, तो उसको अपनी सैलरी में से लगभग 50,000 रुपये तक का दंड जो है वो दिया जा सकता है। यानी आपको मान लीजिए 15 दिन के भीतर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आप अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाइए। अपीलेंट अथॉरिटी जो जारी करने वाला ऑफिसर है, अथॉरिटी है, उसको निर्णय जारी करेगी उसके लिए। उसके बाद जो है अपीलेंट अथॉरिटी के आदेशों का 7 दिन के भीतर पालन करना पड़ेगा। यदि 7 दिन के भीतर वो पालन नहीं किया जाता है तो उस अधिकारी को जो है अपने वेतन से 50,000 रुपये तक का दंड देना पड़ेगा। क्लियर है एकदम। अब जो बात आती है वो ये आती है कि और जो अपीलेंट अधिकारी है उसको क्या शक्ति यहाँ पर दी गई है, उसको कुछ रिविजनल पावर्स भी दी गई हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी वो स्वमोटो से या किसी के द्वारा आवेदन करने के माध्यम से जो है वो निर्णय ले सकता है और वो रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है, किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच कर सकता है कि जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो सही है या नहीं। इसके संदर्भ में जो उचित आदेश भी वो पारित कर सकता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। यहाँ पर ये बात भी आपको समझनी होगी कि यहाँ पर जो व्यक्ति दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो देगा वो या तो फिजिकली भी दे सकता है, लेकिन अब हमें पता है कोविड-19 है, लॉकडाउन है, तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के जरिए भी अपने दस्तावेज जो है वो जमा कराए जा सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, राशन कार्ड होगा, अचल संपत्ति हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकता है, सत्यापित शिक्षा प्रमाण पत्र हो सकते हैं, बिजली बिल हो सकता है, सत्यापित श्रमिक कार्ड, नियोक्ता प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर हो सकते हैं। सरकार ने सरकारी रिक्तियों में भर्ती में तेज़ी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और उसमें जो भर्तियों में एक्चुअली गति जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको यहाँ पर जो है ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। इसके लिए जो है उन्होंने एक समिति का भी गठन किया है और ये जो समिति है वो मुख्यतः या तत्परता से जो 4th क्लास श्रेणी के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए काम करेगी। यहाँ पर आप मेरी बात समझ पाए बिल्कुल क्लियरली कि ये डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स लाए गए हैं वो कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में लाए गए। क्लियर, लद्दाख में नहीं लाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में लाए गए। क्लियर होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो दस्तावेज भौतिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलेंट अधिकारी होगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होंगे ये आप समझ पाए। प्लस आपको सर्टिफिकेट कितने दिनों के भीतर मिल जाएगा, 15 दिन के भीतर नहीं मिलता है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में बताया गया। यानी इस टॉपिक से लेकर कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी आसपास से पूछ लिया जाए तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। अब जो अगला जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि
ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। हाँ जी, यदि आप 15 साल से जो है इस जम्मू कश्मीर यूटी में निवास कर रहे हैं या फिर 7 वर्षों तक आपने वहाँ पर अध्ययन किया है या किसी भी शैक्षिक संस्थान से, वहाँ के शैक्षिक संस्थान से 10वीं 12वीं पास किए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार में, यदि आप केंद्रीय सरकार में IAS या अखिल भारतीय सेवा में, बैंक में, PSU में, वैधानिक न्याय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बच्चे वहाँ पर 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं, 10 वर्षों से रह रहे हैं, तो वो भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सभी माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, उनके बच्चे हैं जो कि राहत और पुनर्वास आयुक्त के पास रजिस्टर्ड हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन निवासियों के बच्चों को जो मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि हैं तो जम्मू कश्मीर के लेकिन अपना व्यवसाय कर रहे हैं किसी बाहर राज्य में, तो उनको भी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही। इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं या क्वेश्चन जो है आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पर एक और ये भी है कि पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी सफाई कर्मचारियों, जम्मू और कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। क्लियर है एकदम, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आप एकदम क्लियर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे लोग भी या ऐसी महिलाएं जो कि जिन्होंने बाहर शादी कर ली है वो भी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अधिकारी होगा, उनके बच्चे भी। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे जो हमारा मुख्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है वो है सी केतकर कमेटी को लेकर। देखिए, कमेटी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन जिनमें आप कमेटी की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आर्म फोर्सेज को लेकर सरकार क्या सुधार कर रही है, उसको क्या सुधार किए जाने चाहिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आर्म फोर्सेज में सुधार करना कितना ज़रूरी है, सरकार ने क्या कदम उठाए, इत्यादि जो है इस तरह के क्वेश्चन में आप कमिटीज़ के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं उनको आप जो है बेहतरीन आंसर के रूप में चूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल DB जो सी केतकर हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टडी की कि हाउ टू मेक द आर्म फोर्सेस मच लीनियर, कोहेंसिव और मॉडर्न, कैसे उसको आधुनिक बनाया जाए, लीनियर बनाया जाए, कोहेंसिव बनाया जाए आर्म फोर्सेस को। तो उसकी स्टडी जो है उन्होंने इस कमेटी ने की। उसके बाद अपनी जो है रिकमेंडेशन दी। ये जो कमेटी है वो सेटअप की गई थी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर के द्वारा और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 2016 में, दिसंबर 2016 में सबमिट कराई। और अब वर्तमान में जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं ऑफ ऑनगोइंग डिफेंस रिफॉर्म्स के उनको जो है ये कमेटी बताती है। ठीक है, इस कमेटी ने जो है कुल 99 सिफारिशें दी हैं और सरकार ने जो है फरवरी 2019 में संसद में बताया है कि इस कमेटी के द्वारा जो भी सिफारिशें दी गई हैं उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, सरकार ने मुख्य 3 सिफारिशें जो हैं कल जो हैं ये मान ली गई हैं, एक्सेप्ट की कर ली गई हैं। सिफारिशों को मानने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेज़ी लाई जाए और सेना के लिए आसान पहुंच प्रदान की जाए। यानी ऐसे इलाके, देखिए हमें पता है कि चाइना और इंडिया में लगातार जो है वो हमें वहाँ के बॉर्डर्स पर जो है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं भड़ास देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सैनिक हैं उनको बॉर्डर लाइन पर या बॉर्डर पर जाने में समस्याएं होती हैं। तो बॉर्डर सड़क निर्माण जो है बनाया जाए जिससे कि सेना वहाँ पर आसानी से पहुँच सके। इसके साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अग्रणी भूमिका जो है प्रदान की जा सके। इसीलिए इन 3 मुख्य सिफारिश को जो है शामिल किया गया। तो हम समझ पाए कि ये जो 3 मुख्य सिफारिशें सरकार ने शामिल की उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक क्वेश्चन क्योंकि आपसे ऐसे इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम एक एक करके 3 सिफारिशें मुख्य तरीके से देखेंगे। 3 सिफारिशें क्या क्या हैं। देखिए, पहली जो सिफारिश है वो यही है कि सरकार जो है उसने आउटसोर्स किया है रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को। ठीक है, यानी अब जो निजी सेक्टर के जो लोग हैं वो भी अब इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, सड़क निर्माण के कार्य में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि निजी क्षेत्र को शामिल करना। और इसका उद्देश्य जो आउटसोर्स करने का मतलब सरकार का ये है कि निजी क्षेत्र की सड़क निर्माण एजेंसियों को जो है लाना और भारी ओवर स्ट्रक्चर्ड BRO पर भार कम किया जाना। यानी जो BRO पर यानी बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो बहुत ज़्यादा भार
है उसको कम करना, जिससे कि इन सड़कों और राजमार्गों में जो नेटवर्क है उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। और इसके साथ साथ आज़ादी के बाद जो सड़क नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया है उसको भी जो है मजबूत किया जा सके। इसके साथ साथ सरकार ने एक और काम ये किया है कि उन्होंने जो 100 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं होंगी उसके लिए जो है इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। यानी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन यदि अब जो है 100 करोड़ से अधिक की यदि प्रोजेक्ट कोई भी लाया जाता है रोड कंस्ट्रक्ट करने का बॉर्डर लाइन पर BRO के द्वारा, तो उसकी जो खरीद है उसके लिए जो है वो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करना अनिवार्य हो जाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, समझ पाए हमने। पहली हमारी जो सिफारिश जो स्वीकार की गई वो क्या थी? वो सिफारिश यही थी कि आउटसोर्स करना है हमें। किसको आउटसोर्स करना है? सड़क निर्माण के कार्य को। ठीक है, उसका अगली जो सिफारिश थी वो इसी चीज़ को लेकर है कि सरकार ने जो है वो आधुनिक निर्माण संयंत्र, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए जो वो है जो शक्ति है BRO की, उसको खरीद शक्ति को बढ़ा दिया। पहले जो 7.5 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, यानी हमने देखा कि सरकार ने अब क्या कर दिया, सरकार ने जो खरीद की जो शक्ति है उसको बढ़ा दिया है। यानी अब जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट हैं, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी है, उसके लिए जो है सरकार ने प्रोक्यूरमेंट पावर्स को क्या कर दिया, इन्हेंस कर दिया। किसकी? BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, यानी अब डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्यूरमेंट जो है हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़। ठीक है, इससे होगा क्या? देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, हमने देखा कि BRO ने जो है वो मनाली के पास अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग बनाई। ठीक है, जो कि रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए बनाई गई। तो इसके लिए जो सरकार को बहुत सारी समय लगा और बहुत सारी खरीद के लिए बहुत सारी समस्याएं जो हैं BRO को आई, तो उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और गति से जल्दी से काम हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ धारचूला से लिपुलेख तक के जो कैलाश मानसरोवर जो कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में देखा भी था, 80 किलोमीटर लंबी सड़क जो बनाई गई थी, उसके तहत भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जो है सरकार को इन मशीनरों को, क्योंकि देखिए ऐसी बड़ी बड़ी सुरंग बनाने के लिए, इस प्रकार की सड़क जो है वो पहाड़ों पे बनाने के लिए, ऐसे सड़क मार्ग बनाने के लिए सरकार को बड़ी बड़ी मशीनरी, उपकरणों इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इन चीज़ों से जो है गवर्नमेंट को निजात मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब BRO की खरीद शक्ति को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 100 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ साथ और क्या किया गया है। इसके साथ साथ और भी कई सारी जो है इससे रिलेटेड जो है वो सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। अगली सिफारिश जो सरकार ने स्वीकार की है वो उन्नत तकनीक को लेकर है कि अब सरकार जो है नई उन्नत तकनीकों को जो है वो BRO से कहा है कि अब वो जो है नई उन्नत तकनीकों को अपना सकती है। न्यू जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अब अपना सकती है, जिससे कि सटीक ब्लास्टिंग हो सकेगी। पहले ब्लास्ट करते थे तो बहुत सारी सटीक ब्लास्टिंग नहीं हो पाती थी, जो हमें ब्लास्ट करना उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ें ब्लास्ट हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करें तो एकदम सटीक ब्लास्टिंग हो पाएगी। मिट्टी स्थिरीकरण के लिए वस्त्रों का उपयोग हो पाएगा, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे। फुटपाथ के लिए सीमेंट बेस और सरफेसिंग के लिए प्लास्टिक लेपित समुच्चय का भी उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। 3 कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी, किस तरीके से ये काम करेगा और ये रिकमेंडेशन जो है वो किस कमेटी ने दी थी, तो इन सभी के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं वो हमने देखे। और इसको आप एनालिटिकल वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन कमेटी की जो सिफारिश है उनको डाल सकते हैं और अपने आंसर को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले लीज़ा टेक्निक के ऊपर। लीज़ा का मतलब है लेस इन्वेसिव सर्फिकेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये टेक्निक जो है जयपुर के JK लोन हॉस्पिटल जो है जयपुर, वहाँ पर जो है इस टेक्निक को अपनाया गया है। ठीक है, इससे होगा क्या? देखिए, अब जो कि प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनका फेफड़ा भी प्री मैच्योर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सांस नहीं ले पाते, तो उनको श्वसन संकट सिंड्रोम जो होता है वो हो जाता है। तो उसके उपचार के लिए जो अब से पहले जो उपचार पद्धति अपनाई जाती थी उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे और फेफड़ों को नुकसान होने की संभावना लगातार रहती थी, लंग्स को नुकसान होने की संभावना रहती थी, क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता था काफ़ी समय तक। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वेंटिलेटर पर बहुत समय तक उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लीज़ा टेक्निक के द्वारा जो शुरुआत में जो 1500 ग्राम से कम वजन के बच्चे हैं या जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनके लिए जो ये तकनीक जो है वो काम करेगी। इस तकनीक में होगा क्या? देखिए, सर्फेक्टेंट को जो है वो एड्रोट्रेचियल ट्यूब के बजाय पतली फीडिंग ट्यूब के माध्यम से डाला जाएगा और इस प्रक्रिया को
यानी सर्फेक्टेंट डालने के बाद तुरंत जो है उस प्रक्रिया को हटा लिया जाएगा और बच्चा जो है CPAP मशीन पर इस प्रक्रिया के तहत रहेगा। जिससे होगा क्या, जब CPAP मशीन पर वो रहेगा तो उसको फेफड़ों को जो है वो नुकसान पहुंचने का खतरा कम रहेगा, साइड इफेक्ट कम रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लंग्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं या जो है इम्यूनिटी जो है बच्चों की अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में प्री मैच्योर बेबीज़ में जो परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये इस तरह की परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए सर्फेक्टेंट जो होता है वो एक तरीके का एक मटेरियल होता है जो कि हमारी श्वास नली जो एयर पाइप होती है उसको क्लीन करने में, उसको सुखाने में काम करता है। इसके साथ फेफड़ों के लिए भी जो है वो मजबूती प्रदान ये करता है। ठीक है, पहले होता क्या था, देखिए पहले जो होता था, पहले जैसे ही अस्पताल में नवजात बच्चों को लाया जाता था, भर्ती कराया जाता था, तो उन्हें जो है वो उनके लंग्स मैच्योर नहीं होते थे और ऐसी स्थिति में उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, तो उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर डाला जाता था और उसके बाद जो है उनको सर्फेक्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता था एंडोट्रेचल ट्यूब के द्वारा। और उसके बाद जो है बेबी को जो है वो CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है उस पर दिया जाता था। उसके बाद उसको लाया जाता था जब वो लंग्स जो है मैच्योर हो जाते थे। लेकिन अब उन्हें CPAP पर ही लीज़ा टेक्निक के द्वारा जो है वो सर्फेक्टेंट दिया जाएगा, क्योंकि उससे जो साइड इफ़ेक्ट होते थे वो अब इस पद्धति में जो है, इस टेक्निक में जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है, यानी हमने देखा कि अब लीज़ा को जो है वो श्वसन प्रबंधन और वेंटिलेशन के लिए एक बहुत ही सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया गया है, जो कि जो यांत्रिक वेंटिलेशन होते हैं उसके कारण जो नवजात शिशुओं को के अपरिपक्व या प्री मैच्योर या जो प्री टर्म लंग्स होते हैं उनको नुकसान अब नहीं पहुंचेगा। क्लियर, हम देख पाए ये लीज़ा टेक्निक क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया, इसमें क्या होगा, किस तरीके से जो है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए उपयोगी, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी एटलस बी रॉकेट को लेकर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसको लॉन्च किया है। देखिए ये जो है 6th फ्लाइट फॉर द टेस्ट व्हीकल है अकॉर्डिंग टू ULA और एक प्राइवेट वेंचर है बिटवीन लॉकहेड मार्टिन एंड बोइंग के बीच में, और एक सीक्रेट जो है ये जो है मतलब सीक्रेट रॉकेट की तरह से जो है लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है उसने संडे को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना एटलस वी रॉकेट, जो कि सीक्रेटिव X-37B ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल को लेकर गया है। ये जो एयरक्राफ्ट है वो उसको ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है वो उसको ये जो एक सैटेलाइट उपग्रह छोड़ेगा ऑर्बिट में, और ये जो है टेस्ट करेगा पावर वेविंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ये जो है इट इज़ अ प्लेन 6th मिशन इन स्पेस, ये जो है इसका 6th मिशन है। इसके साथ साथ इसमें जो है अमेरिका स्ट्रॉन्ग का मैसेज भी लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है। देखिए कोविड-19 के बीच में अमेरिका ने ये जो है रॉकेट लॉन्च किया है और इसके तहत जो है उसने भेजा है X-37B ऑर्बिटेबल टेस्ट व्हीकल को, और यहाँ पर जो संदेश लिखा गया अमेरिका स्ट्रॉन्ग लिखा गया। हालांकि इसके बारे में जो बहुत कम लोग जो हैं जानते हैं, क्योंकि ये गुप्त मिशन की तरह जो है वो कार्य करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब अमेरिका और चाइना में जो है एक कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेना के द्वारा जो है वो चाइना पर निगरानी रखने के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यदि हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो प्लेन है वो सोलर पैनल्स जो है पावर के लिए ऑर्बिट के अंदर जो है यूज़ करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम आगे और इसको देखते हैं तो ये जो स्पेस फोर्स ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि X-37B जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करेगा स्पेस के अंदर। इसके साथ साथ इन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक जो स्मॉल सैटेलाइट है वो भी फाल्कन सैट 8B प्लस इसमें भेजी गई है। इसके साथ साथ 2 नासा पेलोड्स भी जो हैं इसके साथ साथ भेजे गए हैं, जो कि स्टडी करेंगे द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो टू सीड्स टू ग्रो फूड, यानी जो सीड से जो फूड ग्रो होता है उस पर रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी ये जो है वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, अमेरिका के द्वारा। इसके अंतर्गत किस X-37B को भेजा जाएगा, और इसके अंतर्गत और जो 2 नासा पेलोड भेजे गए हैं वो किस किस का अध्ययन करेंगे,
इन सब की जानकारी जो है इसमें दी गई। इसके साथ साथ ये जो विमान है वो अपने ऑर्बिट में जो है बिजली के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सारी जानकारी जो है इस एटलस जो वी रॉकेट है जो लॉन्च किया गया अमेरिका के द्वारा वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, समझ में